बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सबसे पहले तमाम मसीही नाजरीन को क्रिसमस मुबारक हो। आज न सिर्फ क्रिसमस का दिन है बल्कि यौम कायद आज़म भी है, कायद आज़म का यौम पैदाइश भी है। तो क्रिसमस की भी खुशियां हैं और कायद आज़म की सालगिरह भी है। तो आज हम ये बात करेंगे कि जो आज का पाकिस्तान है, क्या ये वही पाकिस्तान है जो कायद आज़म ने बनाया था। और आज के पाकिस्तान को अगर हम कायद आज़म के नज़रियात की रोशनी में देखें तो उसमें कहाँ कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नज़र आती है। तो हमारे साथ जो आज मेहमान हैं वो बड़े ही ख़ास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और बड़े ही पुराने और मंझे हुए पार्लियामेंटेरियन हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर खलील ताहिर संधू साहब, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। संधू साहब, आपको क्रिसमस मुबारक हो। आपके पीछे मुझे एक क्रिसमस ट्री भी नज़र आ रहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब महेंद्र पाल सिंह साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं और जो अक़लीती विंग है साउथ पंजाब का तहरीक इंसाफ का, उसके सदर भी हैं। तो सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। आपको ये बताना चाहता हूँ कि कायद आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया, इस पाकिस्तान के क़याम में गैर मुस्लिमों का भी बहुत अहम किरदार है। और एक शख्सियत है जिसका बहुत कम जिक्र होता है, वो थे SP सिंघा साहब, जो पंजाब असम्बली के स्पीकर थे 1947 में। और उनका जो वोट था, उस वोट ने अहम किरदार अदा किया जो पंजाब है इसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में। तो अगर वो वोट ना देते तो फिर 90 वोट बराबर हो जाते। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 89 वोट थे और पाकिस्तान के हक़ में SP सिंघा साहब का वोट आया तो 91 वोट हो गए। और इस तरह फिर ये जो आज का पंजाब है ये पाकिस्तान का हिस्सा बना। तो एक जो क्रिश्चियन स्पीकर थे पंजाब असम्बली के, उनके वोट से ये पंजाब जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा बना। तो खलील ताहिर संधू साहब, मैंने SP सिंघा साहब का जिक्र इसलिए किया कि पाकिस्तान में हमारे बहुत से जो मुसलमान भाई बहन हैं उनको नहीं पता कि क्रिश्चियंस का क्या रोल है पाकिस्तान बनाने में। तो जब पाकिस्तान बन गया तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर जो अपना पहला वज़ीर कानून बनाया वो जोगिंदर नाथ मंडल साहब को बनाया, जो जिनका ताल्लुक़ हिंदू बरादरी से था। तो आज के पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम हैं वो अपने आप को कितना महफूज समझते हैं? बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। मैं आपको बहुत ज़्यादा दिल की यथागरह से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज के दिन आपने हमें क्रिश्चियंस का जो त्यौहार है और सबका त्यौहार है, इसमें आपने और जियो ने हमें लिया। और इससे पहले भी आपने बहुत अच्छी एक रीटा वाली स्टोरी की थी जिसको मैंने सेनेट में भी पेश किया था पैलेस्टाइन के हवाले से। जहाँ तक आपने अभी बात फरमाई है, ये बड़ी तारीखी बात है। 23 जुलाई 1947 की ये बात है। 177 वोट थे और दीवान बहादुर सिंघा साहब जो उस वक्त मुतहिदा स्पीकर थे, उनका तल्लक पसरूर से था। और उससे पहले 3 वोट और थे क्रिश्चियन, जोशुआ फजलुद्दीन अपना बहादुर साहब और एक 2 वोट और थे मास्टर फजल आई। उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के जब ये इक्वल वोट हो गए तो फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो ये पंजाब की असम्बली है उसके जो स्पीकर थे दीवान बहादुर SP सिंघा, उनके पास गए और उन्होंने कहा कि हमने इंडिया में रह के अक़लीतों का कर्ब देखा है, तो आप हमें वोट दें, हम आपके साथ हम आपके साथ बराबरी का सलूक करेंगे। और यही उनकी पहली स्पीच थी जो कॉन्स्टिट्यूट असम्बली के साथ ही दस्तूर साज असम्बली जोगिंदर नाथ मंडल साहब ने कही थी। अगर आप कहें कि हमें इक्वल राइट्स या ये, तो मैं बड़ी फ्रेंकली ये बात कहूँगा कि बहुत सारी बातें तब्दील हो चुकी हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ नीड टू इम्प्रूवमेंट ताकि अक़लीती अपने आप को महफूज महसूस कर सकें। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो साथ वाले पड़ोसी मुल्क में है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, वहाँ पे टेरर होता है माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, हिंदुओं के अपना हमारे सिख भाइयों के ख़िलाफ़, इवन बहुत सारे जो हिंदू दलित हैं अनटचेबल जिनको कहते हैं उनके खिलाफ, क्रिश्चियंस की जो नन्स हमारी हैं उनको जलाया जाता है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कभी भी कि स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है वो टार्चर है, कभी कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जिसके लिए लोग कहते हैं कि टॉलरेंस की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ उसके लिए हमें एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि हम एक दूसरे को टॉलरेट, मैं ज़ाती तौर पर उसको नेगेटिव वर्ड समझता हूँ, हम एक दूसरे को ह्यूमन बीइंग इंसान समझे। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था आखिरी खुतबा हज्जतुल वदा में कि किसी को किसी पे कोई प्रायोरिटी हासिल नहीं है। जहाँ तक वोटों का तल्लुक़ है तो ये पंजाब के जितने हिस्से थे, खासतौर पर नारोवाल, शकरगढ़ और उधर का पंजाब, ये कभी भी हिस्सा ना बनते अगर वो पहले वोट बराबर ना होते और दीवान बहादुर सिंघा साहब का कास्टिंग वोट ना डलता। लेकिन एक बात मैं बड़े कहना चाहता हूँ हैवी हार्ट
कि हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जोगिंदर नाथ मंडल वाज फर्स्ट वज़ीर कानून थे, लेकिन एक ही साल के बाद जब हमारे कैरिज्मेटिक लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनकी वफ़ात हो गई, जो भी हुआ वो हालात जो भी थे मिस्टीरियस मिस्ट्री है इसमें, लेकिन वो इस्तीफ़ा दे के फिर यहाँ से चले गए लियाकत अली खान साहब को कि मैं अब यहाँ पे नहीं रहना चाहता। तो ये भी हम पे ये कर्व जो है वो गुजरा है, लेकिन अभी भी देयर इज़ अ लॉट नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। जी, ये आपने जो जिक्र किया जोगिंदर नाथ मंडल साहब जो हैं उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया था उसकी वजह ये थी कि वो वज़ीर कानून थे और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए थे, उन पर एक कत्ल का मुकदमा बना दिया गया था जो ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन गया, तो उनका ताल्लुक वहाँ से था, तो उन पर एक वज़ीर कानून के ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा बन गया, तो वो दिल बर्दाश्ता होके पाकिस्तान से चले गए थे और जो बंगाल है, इंडियन बंगाल है, वहाँ पे चले गए। अच्छा, महेंद्र पाल सिंह साहब, आपसे भी मैं यही सवाल करूँगा कि आज के पाकिस्तान में आपको कायद-ए-आज़म के नज़रियात की रोशनी में कितनी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नज़र आती है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से पूरी दुनिया की जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको मैं मैरी क्रिसमस कहूँगा, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, और तमाम पाकिस्तानियों को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो जन्मदिन है उनकी मुबारकबाद पेश करूँगा। जिस तरह से आपने क्रिश्चियन बरादरी का बताया और क्रिश्चियन वोट्स का बताया, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे सिख और हिंदुओं ने भी यहाँ पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पे ही उन्होंने पाकिस्तान में वो रहे। मेरे दादाजी, मेरे वालिद साहब, सब हम पाकिस्तान में रहे हैं, हम इंडिया नहीं गए। हाँ, इस तरह से बहुत सारे लोग यहाँ पे हम वाकई और जो हम पाकिस्तान में रहे। लेकिन जिस तरह से आपने खुद ही बताया कि जी जोगिंदर नाथ मंडल साहब जो है वो यहाँ से दिल बर्दाश्ता होकर चले गए, इस तरह के वाक़यात तो हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन हम दिल बर्दाश्ता होकर हमने कई कदम नहीं उठाए। हम इसी उसमें हैं कि ये हमारा मुल्क है और हमने इस मुल्क में इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। लेकिन बदकिस्मती के साथ, जिस तरह से खलील ताहर संधू साहब ने भी बताया कि बेशक स्टेट इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ज़ाती मफादात देखे जाते हैं, पार्टियों के भी मफादात होते हैं, इंडिविजुअल्स के मफादात होते हैं। जब जहाँ मफादात की बात होती है तो वहाँ पे मज़हब के नाम के ऊपर बहुत सारी तकालीफ जो हैं वो दी जाती हैं। बेशक उसमें स्टेट इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन स्टेट जो है वो कम से कम बराबरी की सतह पे इशू को उठा तो सकती है ना, वो इंसाफ तो प्रोवाइड कर सकती है, वो जस्टिस तो प्रोवाइड कर सकती है। अभी अब रिसेंटली हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, जो जनावाला में वाक़या सानहा हुआ, क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर जो एक चर्च जलाया गया, मैं हैरान हूँ उस पे कि वो जब वहाँ पे लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लग रहे होते हैं या कोई इस तरह के नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लग रहे होते हैं वहाँ पे, तो मैं हैरान ही होता हूँ कि आप अल्लाह अकबर भी कहते हैं और उसके बाद आप ये भी देखते हैं कि अल्लाह अकबर है तो वो बेशक है, लेकिन ये तमाम मखलूक उसकी है। फिर अगर जब हम किताबों की बात करते हैं तो जो किताब को आप जला रहे हैं, जिस चर्चेस को आप जला रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुआहदा किया था क्रिश्चियंस के साथ कि उनकी जो चर्चेस हैं, उनकी इज़्ज़तें जो हैं वो महफूज रहेंगी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक मुआहदा है उसको भी तोड़ रहे हैं। फिर जिस बाइबल को आप शहीद कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस बाइबल को मानने बगैर तो आपका ईमान ही नहीं कंप्लीट होता। तो यहाँ पे वही बात है कि यहाँ पे स्टेट का इशू नहीं है, हम स्टेट को कहें, लेकिन ज़ाती मफादात को मज़हब का नाम दे के यहाँ पे कोशिश की जाती है अक़लियतों को कुचलने की। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि स्टेट उनके साथ खड़ी है, लेकिन हमारे साथ भी तो खड़ी हो ना, मिनॉरिटी के साथ, जस्टिस के लिए भी तो खड़ी हो। यहाँ पे सिंध में कितने हिंदुओं की जो घरों के साथ किस तरह की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया गया, वहाँ से लोगों को उठा लिया जाता है, वहाँ से बच्चियों को उठा लिया जाता है। कहाँ जस्टिस, किसको जस्टिस मिला है? चले मैं सिंध के नुमाइंदे हमारे पास मौजूद हैं, डॉक्टर रमेश कुमार साहब, उनसे बात करते हैं। ये पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के सरबराह भी हैं। तो डॉक्टर रमेश साहब ये बताएं कि जो महेंद्र पाल सिंह साहब कह रहे हैं, आप उससे इत्तेफाक करते हैं कि स्टेट तो इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद टॉलरेंस का लेवल कम है और गैर मुस्लिम पाकिस्तानी जो हैं वो ख़ासी हद तक अपने आप को गैर महफूज समझते हैं? देखिए, पहले तो हैप्पी क्रिसमस सबको, और मैं थोड़ा सा एक क्लियर भी कर दूं कि कल भी एक फंक्शन था, वहाँ पे
क्रिश्चियन के हवाले से ईसाई लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। लोगों को आज तक ये पता नहीं है कि उनको ऐसे नहीं कहा जाता, क्रिश्चियन या मसीह बरादरी कहा जाता है। मगर कल एक हाई लेवल का फंक्शन था, मैं भी वहाँ पे मौजूद था और ताहिर खलील भी मौजूद थे, और वहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये भी बता देना कि फंक्शन कहाँ था। ठीक है। दूसरी चीज़ ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में था। दूसरी चीज़ ये कि एक और बात की गई, मैंने 10 मरतबा क्लियरफाई किया है कि पाकिस्तान का जो वाइट फ्लैग है वो पीस को रिप्रेजेंट करता है, माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। अच्छा। और बार बार बड़े बड़े फंक्शन में ये दावे किए जाते हैं कि हम वाइट जो फ्लैग है वो आपकी निशानदेही करता है। बिल्कुल ऐसे नहीं था। मैंने इसके ऊपर काफ़ी स्टडी की। ग्रीन कलर आल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है और वाइट कलर पीस को रिप्रेजेंट करता है। कायद-ए-आज़म ने कहा था कि ये सबको मिला के एक ऐसी कम्युनिटी बनेगी जो अमन का गवारा होगी, जो आगे चल के मदीना की रियासत बनेगी। हालात के ऊपर गए कि हालात पाकिस्तान के शुरू से लेके आज तक कैसे रहे हैं। 22% पॉपुलेशन थी एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की, और आज 4-4.5% पॉपुलेशन के ऊपर हम पहुंच गए हैं। मैं समझता हूं जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान था वो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान 1 साल के बाद ही कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान ख़त्म हो गया, और अब कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनेगा ज़रूर, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी दुआएं हैं और उसका फ्यूचर हर तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान जो बना एक अमन का गवारा भी बना था, एक ताकतवर मुल्क भी बना था। मगर अगर देखा जाए तो हमारे बाद आज़ाद होने वाले मुल्क जो है वो क्यों हमसे आगे चले गए, चाहे इकोनॉमिकली, चाहे सोशली, चाहे मोरली, हर लिहाज से, पॉलिटिकली हर लिहाज से आगे चले गए और हम पीछे चले गए। एक तो मैं कंपेयर नहीं करता कि इंडिया क्या है, पाकिस्तान क्या है, क्या इंडिया भी एक बहुत बड़ा मुल्क है, 1 अरब से ज़्यादा का, पाकिस्तान भी एक 25-30 करोड़ का मुल्क है। मगर मैं समझता हूँ कि अगर आज हमारे पास जो कम होगा वो हम उसका कर्म भोगेंगे, जो वहाँ पे होगा वो उसका कर्म भोगेंगे। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पास जो हमारे फ़राइज़ हैं आया उसको हम पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि उस फ़राइज़ के ऊपर मैं तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 19 जून 2014 की जजमेंट मेरे आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर आई, आज तक उस जजमेंट के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका है। और हिंदू मैरिज एक्ट बिल 2017 में बहुत मुश्किल से मैंने पास कराया, आज तक उसके ऊपर अमल नहीं हो सका है। अगर फोर्स्ड सिंध में भी नहीं अमल दरामद हुआ, कहीं पे भी। सिर्फ सिंध में देखे ना, फोर्स्ड कन्वर्जन का बिल आया, सिंध में बिल पास हुआ, मगर ऐसी धमकियाँ आई जो 5% एलिमेंट्स हैं, 5% एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आज भी जब हिलते हैं तो पूरी पब्लिक एक तरफ हो और वो बिल वापस लेना पड़ा। और फोर्स्ड कन्वर्जन का बिल जब यहाँ पे नेशनल असेंबली में मैंने पास कराया, अक्सरियत हमारी थी, मगर नूर अल कादरी और ये अली मोहम्मद खान सारे इकट्ठे थे, नहीं होगा। ये जो आज बात करते हैं कि हम हकूक़ की बात करेंगे, क्योंकि मैंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, मैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी में रहा हूँ, फिर भी अगर आप कहेंगे कि लिबरल पार्टी है तो पीपल्स पार्टी है, मगर पीपल्स पार्टी भी जो है उसने बिल करा दिया था सिंध के अंदर, मगर जब बिल सिंध के अंदर हुआ आखिर में वो बिल वापस लेना पड़ा। तो फिर महेंद्र पाल सिंह साहब सही कह रहे हैं। कोई भी इस वक्त देखिए पाकिस्तान के अंदर, अगर कोई पाकिस्तान के अंदर एक रोल, भले हम डेमोक्रेसी के, पाकिस्तान के अंदर रोल इस्टेब्लिशमेंट का मजबूत था, मजबूत है, और इस वजह से अगर ऐसी चीज़ें कानून साजी करनी पड़ेगी तो उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का रोल होना चाहिए। लेकिन इसमें हिंदू मैरिज बिल को रोकने में तो इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। जब उधर से आती है ना, फिर सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं। इधर से मैं सिर्फ हिंदू बिल की आप क्या बात कर रहे हैं कि हिंदू मैरिज बिल या जो अकलीतों के हकूक को प्रोटेक्शन देने के लिए कानून साजी है, वो भी इस्टेब्लिशमेंट अगर उसके पीछे होगी तो हर बंदा अपने वोट बैंक के ऊपर जाता है, हर पॉलिटिकल पार्टी जाती है। फोर्स्ड कन्वर्जन का बिल, चाहे माइनॉरिटी की रिजर्व सीटों वाला जो ये जनरल इलेक्शन के ऊपर जाना था, कोई पॉलिटिकल पार्टी, मैंने फिर भी पीपल्स पार्टी को देखा कि पीपल्स पार्टी एक जो आगे बढ़ती है इस चीज़ों में। बाकी मैं नून में भी रहा, मैंने बहुत कोशिश की, नहीं करा सका। मैं पीटीआई में रहा, बहुत कोशिश की, नहीं करा सका, क्योंकि मैंने कभी भी किसी की जुर्रत नहीं देखी। कहते हैं कि अगर ये हम करेंगे, जो भी काम करेंगे उसके लिए मेन सबसे बड़ी पता है इस वक्त क्या चीज़ है। मैं कल बैठा था, सेक्रेटरी को मैंने कहा कि मेड़ के मंदिर का क्या हुआ, जे उसके लिए हम कर रहे हैं। मैंने कहा आप एक मेहरबानी करेंगे कि 1222 मंदिर हैं और 588 गुरुद्वारे हैं। मैंने कहा आपने एवेक्यू ट्रस्ट ने उसके ऊपर जो कब्जा किया हुआ है, आज 31 मंदिर फंक्शनल है।
बाकी सारे खंडर पड़े हुए हैं या कब्जे हैं या कुछ ना कुछ हो गया है। मैंने कहा आप छोड़ दें इसको, आप इसको आज छोड़ दें कि भाई हमारा कंट्रोल इसके ऊपर ख़त्म है, हम इन पैसों से कमा के हम अजुर्मरा नहीं करेंगे। मैं आपको विद इन ए वीक सारे के ऊपर आपको इम्प्लीमेंटेशन अच्छा, खलील ताहिर संधू साहब ये बताएं कि ये जो कायद आज़म का पाकिस्तान है, इसमें पार्लियामेंट अगर कोई कानून पास करती है और कानून का मकसद गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, और डॉक्टर रमेश कुमार साहब कहते हैं जी कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट उस बिल के पीछे नहीं होगी तो वो उस बिल पर अमल दरामद नहीं होगा, तो क्या इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट महज एक बराए नाम इदारा है, उसके पास कोई ताकत नहीं है? मैं बड़ी अदब के साथ उनसे इख्तलाफ करूँगा। मैंने महेंद्र भाई को पता है कि पंजाब में पहली दफ़ा पूरी वर्ल्ड में, इवन इंडिया में भी जो सिखों की शादियाँ थी, इनसे पूछ ले, वो हिंदुओं के साथ रजिस्टर्ड होती थी। तो आई वाज मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ अफेयर्स इन पंजाब, और पंजाब में पहले दिन सारे यूनानिमसली, पीटीआई ने भी और हमने भी, हम गवर्नमेंट में थे, तो हमने सिख मैरिज एक्ट जो है वो पास किया। इनको पता है महेंद्र भाई को। तो इसमें मुझे तो मैं तो ना ही मेरे इतना रिसोर्सेज हैं। आई एम वीओपी, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। ना मुझे किसी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा, ना किसी और ने कहा, ना मुझे इस बात का पता ही है। भाई एक लेकिन मैंने तो सिख मैरिज एक्ट पास करवाया। उसमें आपने एज कितनी लिखी जी? उसमें एज कितनी लिखी? क्योंकि मेन ये नहीं है कि हमें फॉर्मेलिटी बनानी है, हमें ये लिखना है कि 18 साल से कम उम्र बच्ची या बच्चा किसी भी मजहब का हो, सिख कम्युनिटी का हो, किसी भी रिलीजन में शादी नहीं कर सकता। क्या ये पॉइंट है उसमें? ब्रदर सिख मैरिज एक्ट में 18 साल है, जा पढ़ तो ले प्लीज उसको। नहीं, उसमें वो जो एक्ट जो हमने पॉइंट लिखी थी वो निकाल दी गई। चले आप अपनी बात मुकम्मल कर लें खलील साहब। नहीं, ये सर, ये महेंद्र साहब बैठे, सर जो भाई ने बात की, इनसे महेंद्र साहब से पूछ ले कि दोनों में उसमें एज 18 ईयर्स है। इनको भी मैंने बिल दिया हुआ है। उस वक्त ये अपोजिशन में थे, लेकिन मैंने पेश किया था बिल, और उसकी एज जो थी वो 18 साल है दोनों की, अपना सिख लड़की की भी और सिख लड़की की भी। और फर्स्ट टाइम सर इवन किसी जगह पे वो सिख मैरिज एक्ट बिल नहीं था। सबसे पहले पंजाब असेंबली, पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ थे उस वक्त चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे था, हमने पास किया। तो इसलिए बहुत सारी बातें, जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट की बात है, मुझे जो चूँकि इन बातों का नाम है, इतने ज़्यादा सोर्सेज हैं जी, और ना मैं इस लेवल पर कभी जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि एस्टेब्लिशमेंट ये इन बिलों के लिए कुछ करती है कि नहीं करती, क्योंकि मैंने तो ये देखा कि रिसेंटली अभी एक वो जो विलियम हारून लड़का, यह फैसलाबाद शहर धांधरा वहाँ से था, लेकिन जब उसका जनाजा सेंट पैट्रिक चर्च पे हुआ वहाँ पे, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे, जो फौज में शहीद हुआ। उसका भी उसी पर्चे में लपेटा गया जिस पर्चे में बाकी मुसलमान भाइयों को लपेटा गया जी। तो इसमें तो जो गोली अगर बाहर से आएगी तो वो तो किसी का सीना नहीं देखेगी, उसके लिए हम सब पाकिस्तानी हैं। और जिस तरह महेंद्र भाई ने बात की, हम पाकिस्तान बनने से पहले सर यहाँ पे मौजूद हैं, नाम ज़िम्मी है ना मफतू है, लेकिन हाँ बात ज़रूर है, इंजस्टिस ज़रूर होता है। एक बात की मैं बिल्कुल करता हूँ कि स्टेट को स्टैंड ज़रूर साथ लेना चाहिए। और ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रोज़े क़यामत वाले दिन मैं भी मजलूमों का वकील हूँगा। तो इसी हवाले को इन्हीं फुटप्रिंट्स पे चलते हुए स्टेट को भी इस जगह इस लेवल तक भी जाना होगा जी, डेफिनेट। अच्छा, महेंद्र पाल सिंह साहब, आप क्या समझते हैं कि पार्लियामेंट का जो किरदार है वो ठीक है, आप उससे मुतमिन हैं? देखिए, पार्लियामेंट का जो किरदार है वो बेचारी पार्लियामेंट खुद, आपने 26 तरमीम में देखा कि पार्लियामेंट का क्या किरदार था और किस तरीके से जो है पार्लियामेंटेरियंस को उठा के किस तरह से ज़बरदस्ती जो है वो ये अमेंडमेंट पास करवाई गई, और किस तरीके से पीटीआई के एमएनएस को उठाया जाता रहा। और वो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जब तक हकीकी जमहूरियत नहीं आएगी मुल्क में, तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। मैं इस चीज़ को बहुत, देखिए, पहले एक वक्त होता था कि पाकिस्तान में जो है डबल वोट होता था, मिनॉरिटी का वोट जो है वो अलहदा अपने नुमाइंदे चुनते थे, जिसकी बात इन्होंने अभी रमेश कुमार वकवानी साहब ने भी की। लेकिन ये जब रिज़र्व सीट वाला आया तो बहुत सारी चीज़ें जो है, अगर आप एक चले जाएं किसी कोई मोहल्ले वाले, कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी से या हिंदू या सिख कम्युनिटी से, अपने एमएनए के पास या एमपीए के पास चले जाएं कि हमारा ये काम करवा दें, तो वो आगे से कहते हैं कि जी आप अपने मिनॉरिटी के एमपीए या एमएनए के पास चले जाएं। अगर वो उनके पास जाएं तो उनके पल्ले ही कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये इस चीज़ों की वजह से, तो अगर वो अपने एमएनएस के, उनके पल्ले भी कुछ नहीं होता। आपको भी पता है कि फ़ैसले कहाँ से आते हैं। रमेश कुमार वकवानी साहब ने दबे अल्फाज में उनका लेने की कोशिश की, ये भी
एक वक्त था कि ये भी फैसल वाडा साहब की तरह उन्हीं के नुमाइंदे हुआ करते थे, लेकिन मेरा ख्याल है अब कोई नाराजगी वराजगी चल रही है, तो जिस वजह से थोड़ा सा एक उसका है। देखिए महेंद्रपाल सिंह साहब, क्लियर है। महेंद्रपाल सिंह साहब, आपको अंदर की बात का नहीं पता, ये बिल्कुल अभी भी फिट है वहां पे, और इसमें उनको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और पहले भी जो इनके मामला ठीक थे उसकी वजह भी कोई बहुत एक इंटरनेशनल असाइनमेंट मिली हुई थी इनको। अच्छा ये सुने ना, मेरी गुजारिश सुने, ये या फिर ये वो वाला रोल अदा कर रहे हैं कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ फिट भी थे और बाजवा साहब का और फैज़ हमीद का जलसों में नाम ले लेके वो करते थे, और वो फिर पीटीआई को शायद इमरान खान साहब को दिखाते, ये देखो ये तो हमारा नाम भी ले रहे हैं, लेकिन अंदर खाते वो सारे फिट थे। सिंपल सी बात है कि ये एस्टेब्लिशमेंट और स्टेट अगर करना चाहे तो कायदे आजम की उस 11 अगस्त वाली तकरीर को हूबहू इंप्लीमेंट करवा सकती है, लेकिन अब 11 अगस्त वाली तकरीर है क्या? बड़ी सिंपल है। मैं वो 11 अगस्त वाली तकरीर का जिक्र जो है वो किया है महेंद्रपाल। कायदे आज़म ने क्या कहा? आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, और रियासत में अपनी किसी भी इबादत गाह में जाने के लिए आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब, ज़ात या नस्ल से हो, रियासत का इससे कोई लेना देना नहीं। तो एक मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद जी। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, वो जो महेंद्रपाल सिंह साहब जिस तरफ जा रहे थे, मैंने उसकी वजाहत करने की कोशिश किया, लेकिन अगर आपने ख़ुद को वजाहत करनी है तो कर दें। देखिए, मैं वजाहत क्या करूं, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जिसका जो रोल है, और वो रोल है वो हकीकत है, और वो छुपी हुई बात नहीं है, महेंद्रपाल को भी पता है। रही बात जो अभी हो रही थी एक्ट की, मैंने हिंदू मैरिज एक्ट बिल 2017 में पास कराया। 19 जून 2014 की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की मेरे आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर आई। आज 10 साल गुजर चुके हैं, कितना अमल हुआ? यानी कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। जजमेंट पूरी आई है माइनॉरिटी के मेरे आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर, उसके ऊपर मैंने कमीशन। कौन सा नुक्ता है उसका अहम तरीन जिस पे अमल दरामद नहीं हुआ? बहुत सारी इश्यूज हैं, बहुत सारे। देखो ना, 5% कोटा का काफ़ी हमने अमल कराया है, सिक्योरिटी का है, मंदिरों का है। आज तक इवेक्यू ट्रस्ट के लिए जो मैंने बातें की थी, आज पाकिस्तान की फौज में सिख अफसर भी हैं, हिंदू अफसर भी हैं, ये क्रिश्चियन अफसर भी हैं। वो परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पे ये शुरू हुआ, और नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है वो वहाँ पे पार्टिसिपेट किए, और अच्छे तरीके से उनको अब तो मेरा ख्याल है कर्नल के लेवल के अफसर, कर्नल लेवल के ऊपर उनको वेलकम किया जाता है। लेकिन तो यहाँ पहली चीज़ तो ये कि ये नॉन मुस्लिम का तस्वर, हाँ, जब इंडिया में आप आर्मी के अंदर हिंदू है या मुसलमान है, वहाँ पे ये जिक्र नहीं आता है। यहाँ पे अगर कोई होता है कि भाई हिंदू है, क्रिश्चियन है, हम कर्नल लेवल की बात करते हैं, एक तो ये जिक्र होना, यहाँ पे बात हो जाती है कि हमें डिफरेंशिएट किया जाता है। पहली चीज़ तो हमें डिफरेंशिएट नहीं करें। दूसरी चीज़, अगर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी हमारी पूरी डिस्पर्स है, मैंने कहा था अगर उनके पूरे हकूक़ की बात करते हैं तो आप उनको ड्यूल वार्ड दे के रिजर्व सीट्स पहले दिन ख़त्म करें। जब तक कि ये रिजर्व सीट वाला ये सारे लोग आता जाएंगे जो पार्टियों की चिमचागरी करेंगे, किसी को कोई जानता भी नहीं होगा, वो आके एमएनए एमपीए बनेंगे, तो अक़लियत की कोई नुमाइंदगी तो आप नहीं चाहते हैं बनेगी। कि आप जनरल सीट से, मैं कहता हूँ जनरल सीट के ऊपर जब तक जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के वोट ड्यूल वोट के जरिए, जैसे आज़ाद कश्मीर के लोग उधर भी वोट देते हैं, उधर भी वोट देते हैं, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी डायरेक्ट इलेक्शन में आएगी, तब नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के जो काम है वो फोकस्ड होंगे। दूसरा, इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, ये जब तक मंदिरों और गुरुद्वारों की चौकीदारी वो ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक मंदिरों के हवाले से भी लोग एक सवाल करेंगे। एक सवाल है, पीपल्स पार्टी ने सिंध में सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की सीटों पे, जनरल सीट पे नॉन मुस्लिम्स को टिकटें दी, वो जीते। आपने भी कोशिश की, बिल्कुल, लेकिन क्या हुआ फिर? आप क्यों नहीं लड़े? देखिए, मैंने कोशिश की थी और मुझसे कमिटमेंट थी कि थरपारकर से हमारा पहले ही है तो आपको हम कराची से सीट देंगे, और कराची से मुझसे कमिटमेंट थी, मगर आखिरी टाइम पे ऊपर जो पार्टी का डिसीजन होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। पार्टी का डिसीजन था या किसी और का डिसीजन था? नहीं, पार्टी का डिसीजन था, और कमिटमेंट थी कि भाई नहीं, यहाँ पे मिर्ज़ा अख्तियार बैग से पुरानी कमिटमेंट है और लिहाजा हम उसको देते हैं। तो पार्टी का जो, जब मैं पीपल्स पार्टी में आ गया,
तो आपको पता है कि पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। दूसरी पार्टियों में जब था तो लाजमी है मैं एस्टेब्लिशमेंट का भी सोर्स इस्तेमाल करता था कि हाँ भाई ये टिकट ये सीट चाहिए, वो मैं लेता था। यहाँ पे मैं वो सोर्स इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब मैं पीपल्स पार्टी एक जो असल जो मेरे, क्योंकि देखें पीपल्स पार्टी को आज नहीं, मैं 2017 में 2018 में जब मैं नून लीग में था, मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए मैंने कॉलम 2018 में लिखा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है कायद-ए-आज़म के बाद वो शख्स थी। अगर 2022 में मैं पीटीआई में था, जब बिलावल भुट्टो साहब जब रैली जब निकली थी, मैंने 2022 में निकला था कि बिलावल भुट्टो के अंदर वो झलक नजर आई है, या मैंने और या मैंने उसको बख्तावर भुट्टो के अपना आसफा भुट्टो के लिए मैंने लिखा आग से बेनज़ीर। चलें, अब आपने सब पार्टी की सारे लीडरों की तारीफ कर दिया, लेकिन ताहिर खलील संधू साहब ये बताएं कि ये जो पार्लियामेंट के किरदार की बात हो रही है, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो शिकवा कर रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं होता, पार्लियामेंट बिल पास करती है उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो ये कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में पार्लियामेंट को मजबूत बनाने के लिए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो इतनी बेबस क्यों नज़र आती है? जी बहुत शुक्रिया अहमद मीर साहब, इनकी बात वाजिब व दुरुस्त है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें तसद्दुक़ जिलानी साहब की वो जजमेंट है और इनको पता है कि वो सारी उन्होंने हमेशा के लिए वो बेंच है ओपन कर दिया है कि जब भी कोई माइनॉरिटी का प्रॉब्लम होगा आप उसमें आ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो ये बात कर रहे हैं अपना इलेक्शन की, तो मेरी तो ज़ाती थी, हमें इलेक्शन कमीशन में जाके उनसे कहना चाहिए कि यह पार्टियाँ सारी पार्टियाँ जो हैं वो 10, 15 या 25 जो भी हैं वो सीटें दें, जनरल सीटें, और उस जगह पे किसी मुस्लिम फिर कैंडिडेट को ना खड़ा करे। और ये नहीं कि मुझे योहनाबाद से सीट दे दें या मुझे ये जिधर मैं बैठा हूँ 17,000 हमारी आबादी इधर सीट दे दे, नो, इधर किसी मुस्लिम को दे, मुझे अच्छे उस इलाके से सीट दे जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, तो फिर इंटरफेथ हार्मनी और एक्सेप्टेंस और ज़्यादा बढ़ेगी। मेरी ज़ाती जो आइडियल सिचुएशन जो मैं समझता हूँ, मेरा परसेप्शन ये कहता है कि इस तरीके से अगर इलेक्शन कमीशन में अमेंडमेंट हो और पार्टी से जो है पार्टीज पाबंद हो 20 या 25 या वट एवर जो भी आबादी के तनासब से कि वो हमें जनरल सीटों पे इलेक्शन लड़ाए, फिर इससे जो है हम अंगे भी पैदा होगी मेरी ज़ाती राय के मुताबिक, और हम एक दूसरे के और ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस जो खुद इंसारी का कल्चर है वो फ़रोग पाएगा। जी अच्छा, महेंद्र पाल सिंह साहब ये बताएं, अगर आपको पंजाब से टिकट मिल जाए अपनी पार्टी की, जनरल सीट पे इलेक्शन लड़ो, एमपीए का या एमएनए का, और आप इलेक्शन लड़ते हैं, तो आप जीत जाएंगे जनरल सीट पे? सबसे पहले तो मैं ये दोनों भाइयों की इसको मैं डिस्कस कर लूँ कि संधू साहब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन हमें जाना चाहिए, वो कह रहे हैं कि हमें वो कह रहे हैं, तो सर देखिए 26वीं तरमीम आप लेके आ रहे थे और वो तरमीम भी आप इस तरीके से लेके आए हैं कि वज़ीर कानून के पास भी वो तरमीम वो नहीं थी, उसका बिल जो है वो मौजूद नहीं था, तो उसमें आप ये डलवा देते ये सारी चीज़ें। आप लोग हुकूमत में हैं, दोनों दोस्त मेरे हुकूमत में हैं, इनको ये करना चाहिए था। जहाँ तक मेरी बात है वो संधू साहब वाली बात ही है कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस, संधू साहब कहते हैं कि टॉलरेंस नहीं एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, मैं कहता हूँ एक्सेप्टेंस नहीं रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और रिस्पेक्ट होती है बराबरी की सतह पे कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करूँ क्योंकि मेरा मज़हब मुझे कहता है कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करूँ और आपका मज़हब भी ऐसे कहता है कि आप मेरी रिस्पेक्ट करें। अगर रिस्पेक्ट होगी तो बिल्कुल मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, लेकिन अगर रिस्पेक्ट नहीं होगी और वहाँ पे ये कह के किया जाएगा कि ये फलाने हैं, ये इन्होंने फलाना मतलब 47 में ये किया हुआ है और ये गैर मुस्लिम है, और उसके ऊपर फतवे भी अगर आ जाएं कि गैर मुस्लिम को वोट देना ही वो जो है वो जायज़ नहीं है, तो फिर जो है वो शायद मैं चले, मेरा ख्याल है आपको फतवों से नहीं घबराना चाहिए महेंद्र पाल सिंह साहब, क्योंकि ये फतवे देने वाले जो है मैंने लफ्ज़ बताया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ भी फतवे दिए थे, अल्लामा इकबाल के खिलाफ भी फतवे दिए थे, लेकिन मुझे लगता यह है कि अगर आप जनरल सीट से खड़े हो जाए ना महेंद्र पाल सिंह साहब, आप जीत जाएंगे, आप घबराएं ना। एक ब्रेक के बाद दोबारा वेलकम बैक। कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में आज जो सियासत है इसका भी थोड़ा जायज़ा लेने की ज़रूरत है। इस सियासत में इख्तिलाफ़ राय जो है ये ज़ाती दुश्मनी बन चुका है और एक दूसरे पे सिर्फ इल्ज़ामबाजी नहीं लगती, झूठ नहीं बोला जाता, दशनाम तराजी नहीं की जाती, बल्कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो गाली गलोच के ज़ुमरे में आते हैं। तो हमारे कुछ जो नौजवान लीडर हैं और उनके साथ जो कुछ बुज़ुर्ग हैं वो किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आज यौम कायद-ए-आज़म के हवाले से बात हो रही है, तो देखते हैं कि हमारे जो नौजवान लीडर हैं और कुछ बुज़ुर्ग वो कैसी बातें करते हैं, ज़रा देखिए। जो शख्स मंशियात का
आती हो। जो टिरियन खान है, इमरान उसका इतराफ कर चुका है, जो इंसान अपनी बेटी को ओन नहीं कर सकता वो इस कौम की बेटियों से सच कैसे बोलेगा। मरियम डाकू रानी, तुमने सर्जरी कराई है, इतने थप्पड़ पड़ेंगे कि तुम्हारी शक्ल सामने आ जाएगी। मोहम्मद नवाज शरीफ जिया उल हक का बेटा है। बिल्लो रानी के साथ मैं आंख मटक्का करता रहूंगा, बेशक रेल में रहूं, जेल में रहूं, दरिया में जाऊं। तो ये कहते थे कि मैं आंख मटक्का करता रहूँगा, लेकिन आजकल इन्होंने खामोशी का रोज़ा रखा हुआ है। छोटी सी बात कीजिएगा डॉक्टर साहब, ये किस किस्म की सियासत हो रही है पाकिस्तान में? सियासत एक इबादत, सियासत एक खिदमत। पाकिस्तान में सियासत एक अदाकारी है। मैं शुक्र अदा करता हूँ कि 99 से लेके आज तक 25 साल हुए हैं। 25 साल के अंदर एक अल्फाज भी मेरे मुंह से नहीं होना चाहिए, किसी के बारे में कभी नहीं निकला। ठीक है। इखलाक के दायरे में रह के, जब तक आपके पास टॉलरेंस नहीं होगी, सब्र नहीं होगा, तहमुल नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। नहीं आप अल्लाह को पसंद आते हो, नहीं भगवान को पसंद आते हो, नहीं आप पब्लिक को पसंद आते हो। ताहिर खलील संधू साहब, ये जो गाली गलौज का कल्चर है, ये कैसे ख़त्म होगा? सर आपने बड़ी अच्छी बात की है। बिलो दी बेल्ट जो गुफ्तगू करना है, ये किसी सूरत भी अच्छी बात नहीं है, और ये कोई भी करे सर, मैं तो आई विल नॉट सपोर्ट, और मैं चाहूँगा कि ये ख़त्म होनी चाहिए 100%। अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ सकते, और हम इंटरनेशनली अपना क्या चेहरा, मस्कशुदा चेहरा पेश करते हैं, और ये कसाफत ज़्यादा माहौल बन चुका है अगर हम ऐसी बातें करते रहेंगे। जी महेंद्र पाल सिंह साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, इखलाकियात जो है वो सबसे पहले है। इखलाकियात होगी तो आप अपने मज़हब पे भी अमल कर सकते हैं। अदर दुनिया का कोई ऐसा मज़हब नहीं है, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उन्होंने इखलाकियात की ज़िंदगी बसर की और सिखाया। अच्छा, अब मैंने इसमें अब आखिर में ये भी बताना है कि हमारे जो नौजवान सियासतदान हैं, ये इस किस्म की ज़ुबान क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसलिए कि इनके बुज़ुर्ग भी इसी किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। ज़रा बुज़ुर्गों का भी माजी देख लें। नकली शहीद जो लाड़काना में है, जिसको बेनज़ीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद कहती है, पाकिस्तान के गद्दार। अब अगर हमने मियाँ को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे। ये अवाम का चोर है, ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जरदारी तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे। तो ये बुजुर्ग जिस किस्म की बातें करते थे, आजकल तो इनकी आपस में दोस्ती हो गई है, लेकिन इनके जो बच्चे हैं वो अभी तक वैसी ही ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। तो इनको चाहिए कि उनको बताएं कि कायद आज़म के पाकिस्तान में ये गाली गलौज की जो सियासत है ये नहीं होनी चाहिए। और कुछ और भी लीडर हैं जो गाली गलौज करते रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इंतहाई बिलो दी बेल्ट इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। उनके हम क्लिप आपको नहीं दिखा सकते, उसकी वजूहात आपको बड़ी अच्छी तरह पता है। कायद आज़म के पाकिस्तान में हाँ कुछ जो सियासतदान हैं उनकी हम शक्ल आपको नहीं दिखा सकते। इसको कहते हैं अनअनाउंस्ड सेंसरशिप। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।